इलाही संवत 1583 हो जाएगा, सही है। दीन इलाही की बात करते हैं तो 1582 हो जाएगा, सही है। इबादत खाना की स्थापना की बात करते हैं 1575 में इबादत खाना की स्थापना किए थे। मजहर की घोषणा की बात करते हैं तो 1579 में मजहर की घोषणा अकबर के द्वारा किया गया था, सही है। इसके बाद बताइएगा हर्षचरित के लेखक कौन हुए थे? बाणभट्ट हो जाएंगे, सही है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हुए थे? चंद्रवार दाई हो जाएंगे, सही है। राजसंहिता के लेखक कौन हुए थे? कलहन के द्वारा लिखा गया था, सही है। ऐत्रेय किस वेद का ब्राह्मण है? ये ऋग्वेद हो जाएगा। वही तैत्रेय की बात करें तो तैत्रेय किसका है? यजुर्वेद का, याद रखना है। तैत्रेय की बात करते हैं तो यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, और अगर हम बात करते हैं ऐत्रेय का तो ऋग्वेद का है। इसके बाद कौत्सिकी आता है, कौत्सिकी ये किसका है? तो ऋग्वेद का ही है। पंचवीस की बात करते हैं तो किसका है? सामवेद का है। संडवीस की बात करते हैं तो सामवेद का ही है। टोटल वेदों की संख्या की बात करें तो 4 है, सही है। पुरुष सूक्त का वर्णन किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? 10वें मंडल में किया गया, सही है। गाए जाने वाली वेद कौन सा है? सामवेद है, सही है, सामवेद है। ऋग्वेद में अगर अग्नि के लिए बताइए तो कितनी ऋचाओं का वर्णन किया गया है? अग्नि के लिए 200 है, और इंद्र की बात करते हैं तो 250 हो जाएगा, सही है। अग्नि के लिए 200 और इंद्र के लिए 250 हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताइएगा सबसे बाद वाला वेद कौन सा है? सही है, अथर्ववेद हो जाएगा। धर्म, औषधि एवं जादू टोना वाला वेद किन्हें कहा जाता है? अथर्ववेद को ही कहा जाता है, सही है। अगर हम 4 वेद को मिला देते हैं इन्हें क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है, सही है, संहिता कहा जाता है। इसके बाद बताइएगा गौपथ बताइएगा किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? सही, अथर्ववेद का हो जाएगा। गौपथ की बात करते हैं तो अथर्ववेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद बताइएगा शुक्ल यजुर्वेद का जो है किस संहिता से संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद किस संहिता से संबंधित? सही है, किस वेद से किस संहिता से है? वाजसनेयी संहिता से, सही है। इसके बाद बताइएगा शिशुपाल वध के लेखक कौन हुए थे? माघ हुए थे, सही है, माघ हुए थे। अशोक के किस शिलालेख के कलिंग वर्णन किया गया है? 13वां शिलालेख से कलिंग का जो है वर्णन किया गया है। अगर टोटल शिलालेख की संख्या पूछे तो टोटल 14 शिलालेख था, जिसमें पशु बलि की निंदा किसमें किया गया है? सही है, पहले में पशु बलि की निंदा किया गया है। वही बात करते हैं मनुष्य एवं पशु बलि की पशु की चिकित्सा के बारे में किसमें कहा गया है? चिकित्सा के बारे में दूसरा में कहा गया, सही है। सच्ची भेंट सच्चे शिष्टाचार की बात करें तो किस शिलालेख में है? सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार की बात करते हैं किस? 5वां में नहीं है, 9वां सही बोल रहे हैं जो लोग बोल रहे हैं, 9वें में हो जाएगा, सही है। सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार की बात करते हैं। धम्म घोष के जगह भेरी घोष की चर्चा किस शिलालेख में है? 4थे में, याद रखना, 4थे में धम्म घोष के जगह भेरी घोष की चर्चा किया गया है। और 5वां में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में 5वां में कहा गया है। और कलिंग युद्ध के बारे में किसमें है? 13वें शिलालेख से संबंधित है, सही है। कलिंग विजय कब किया था? ये 261 ईसा पूर्व में, सही है, 261 BC में कलिंग युद्ध किया था। इसके बाद सारनाथ का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था। अशोक किनका पुत्र हुआ था? बिंदुसार का पुत्र हुआ था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अमित्र घात के नाम से किन्हें जानते थे? बिंदुसार को ही जानते थे, सही है। हाँ, बिंदुसार के नाम से अमित्र घात को जो है बिंदुसार को ही जानते थे। अगर हम बात करते हैं बिंदुसार के पिता कौन हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे। मौर्य वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो कौन हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे। इसके बाद सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? रुद्रदामन प्रथम मरम्मत करवाया था, लेकिन चंद्रगुप्त जो है मौर्य के द्वारा ही बनाया गया था, इसको याद रखना है। मरम्मत बहुत सारे शासक के द्वारा करवाया गया था बाद में। इसके बाद बताएगा बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से जो है कितने महाजनपद की चर्चा किया गया है? 16 महाजनपद की चर्चा किया गया है, जिसमें बताएगा मल की राजधानी कहाँ था? सही है, कुशावती बोलिए या कुशीनगर बोलिए, दोनों एक ही जगह है। इसके बाद अगर हम वज्जी की राजधानी की बात करें तो वैशाली हो जाएगा, सही है, वैशाली हो जाएगा। अंग की राजधानी की बात करें तो चंपा हो जाएगा। अवंती की राजधानी की बात करें तो उज्जैन हो जाएगा, हाँ उज्जैन हो जाएगा। और गंधार की बात करें तो तक्षशिला हो जाएगा। गंधार कहाँ में स्थित है? सही है, पाकिस्तान में स्थित है, सही है, हाँ पाकिस्तान हो जाएगा। कंबोज की बात करें तो कहाँ स्थित है? हाटक हो जाएगा। और हाटक किस यूटी में है? जम्मू कश्मीर में, आपको याद रखना है, हाटक जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद बताएगा कश्मीर का अकबर किन्हें कहा जाता था? सही है, जैनुल आबदीन को, या कश्मीर का सिराज के भी नाम से उसको जानते थे, जैनुल आबदीन को जानते थे। इसके बाद बताएगा सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था? जेम्स बेथलर पर। कब पढ़े थे? 1837 में पढ़े थे, सही है, 1837 में पढ़ा था। इसके बाद बताएगा
अशोक के अभिलेखों का विभाजन कितने वर्ग में किया गया है? 3 गो में। सही है। कौन कौन सा है? सही है, स्तंभ लेख है, शिलालेख है एवं गुहा लेख है। ठीक है, स्तंभ लेख, शिलालेख एवं गुहा लेख हो जाएगा। इसके बाद बताएगा रुद्रदामन प्रथम की बात करते हैं, किस वंश से संबंधित थे? शक से थे। शक से, हाँ शक से। सबसे पहले बताएगा हिंद यूनानी आया था या शक आया था? पहले हिंद यूनानी आया था, इसके बाद शक, इसके बाद पहलव, इसके बाद कुषाण। सही है। कभी कभी सीक्वेंस में बैठाने के लिए आपको दे देगा, हिंद यूनानी याद रखेगा, पहले आया था, इसके बाद शक आया था, उसके बाद पहलव आया था, इसके बाद कुषाण आया था। सही है। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कुषाण वंश से। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे। और कनिष्क किस बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म की अध्यक्षता किया था? चौथी बौद्ध। सही है। चौथी बौद्ध संगीति में जो है कनिष्क भाग लिए थे। इसके बाद बात करेगा महायान एवं हीनयान, 2 संप्रदाय अलग अलग बट गया था। किस बौद्ध संगीति में? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। सही है। स्थिरवादी या भेदवादी की बात करते हैं, दोनों का खंडन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? दूसरा में हुआ था। सही है। सूत पिटक और विनय पिटक की बात करते हैं तो ये किस में विभाजन हुआ था? पहला में। सूत पिटक की रचना किसके द्वारा किया गया था? आनंद के द्वारा। सूत पिटक याद रखना है, आनंद के द्वारा किया गया था। विनय पिटक की बात करते हैं तो उपाली के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। सूत पिटक के रचनाकार आनंद हुए थे और विनय पिटक के रचनाकार कौन हुए थे? उपाली हुए थे। सही है। इसके बाद बताएगा पाल वंश के संस्थापक कौन हुए थे? गोपाल हुए थे। पाल वंश की स्थापना कब हुआ था? 750 ईस्वी में। याद रखना है, 750 में। और पाल वंश के संस्थापक कौन हुए थे? गोपाल हुए थे। सही है। औदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? औदनपुरी विश्वविद्यालय हम पूछ रहे हैं, गोपाल के द्वारा करवाया गया है। याद रखना है, औदनपुरी विश्वविद्यालय आपसे पूछे तो गोपाल हो जाएगा, औदनपुरी मठ पूछे तो आपका देवपाल हो जाएगा। याद रखिएगा, औदनपुरी मठ हो जाएगा देवपाल, औदनपुरी विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो गोपाल हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। औदनपुरी विश्वविद्यालय की बात करें किसने नष्ट किया था? इसका भी बख्तियार खिलजी के द्वारा ही नष्ट किया गया था। बख्तियार खिलजी और नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये भी बख्तियार खिलजी के द्वारा ही नष्ट किया गया था। याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ना, बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। गुलामों का गुलाम किन्हें कहा गया? इल्तुतमिश को। सही है। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था और मोहम्मद गौरी का भी गुलाम था। याद रखना है। दास वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। मामलुक वंश के संस्थापक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। और वही बात करें गुलाम वंश के तो गुलाम वंश के भी शासक कुतुबुद्दीन। यानी कि तीनों अलग अलग नाम है लेकिन एक ही वंश से संबंधित है। याद रखना आपको, या मामलुक वंश पूछे, या गुलाम वंश पूछे, या दास वंश पूछे, तीनों एक ही वंश से संबंधित है। इसके बाद बताइएगा वारंगल का काकतीय वंश के संस्थापक कौन हुए थे? बीटा प्रथम हुए थे। सही है। बीटा प्रथम हो गया था। इसके बाद इस वंश के अंतिम शासक कौन हुए थे? प्रताप रुद्र हुआ था। प्रताप रुद्र हो जाएंगे। सही है। प्रताप रुद्र। हाँ। इसके बाद हम गुलाम वंश के बारे में बताए थे। गुलाम वंश कब से कब तक चला था? सही है। 1206 से लेकर के 1290 तक चला था। सही है। उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि संस्थापक ही रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक रहे थे? 1206 से 1210 तक रहे थे। सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो है कुछ समय के लिए ही एक शासक को बनाया गया था जो कि क्या नाम था? आराम शाह को बनाया गया था। सही है। आराम शाह जो है अयोग्य शासक होने के कारण जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाया था, 8 माह के करीब नहीं रहा था। उसके बाद कौन बने थे? इल्तुतमिश को बनाया गया था। सही है। इल्तुतमिश को बनाया गया था। इसके बाद बताएगा टोपी शिखर जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति कौन थे? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक थे। सही है। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक की बात करते हैं तो किस वंश से संबंधित है? तुगलक वंश से। सही है। तुगलक वंश की अगर हम बात करते हैं पीरियड का तो कब से कब तक रहा था? तुगलक वंश का पीरियड कब से कब तक रहा था? 1200। तुगलक वंश हम पूछ रहे हैं ना, 1320 से लेकर के 1414 तक रहा था। याद रखना है 1320। हालांकि कोई कोई बुक में आप याद रखेगा 1320 से 1398 भी देता होगा, जैसा कि लुसेंट में आप देखिएगा तो 1398 तक ही दिया गया होगा। और उसमें बहुत सारा अयोग्य शासक, छोटे छोटे शासक चल रहे थे, इसलिए नहीं दिया गया उसका। लेकिन जब दृष्टि या कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का प्रयास करेगा तो 1320 से लेकर के 1414 तक उसका कार्यकाल देगा। इसके बाद सैयद वंश आते हैं। सैयद वंश के पीरियड की बात करते हैं, कब से कब तक रहा है? 1414 से लेकर के 1451 तक सैयद वंश रहे। सैयद वंश के संस्थापक कौन हुए थे? खिज खां। खिज खां की मृत्यु कब हो गया था? 1421 में उसकी मृत्यु हो गया था। सही है।
इसके बाद 1451 से लेकर के 1526 तक किस वंश का चला है? लोधी वंश। आप लोग जानते होइएगा, जिसके संस्थापक कौन हुए थे? बहलोल लोधी हुए थे, सही है। और लोधी वंश के अंतिम शासक की बात करते हैं तो कौन थे? इब्राहिम लोधी हो जाएंगे, सही है। इब्राहिम लोधी एवं बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, सही है। 1527 में बाबर के द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया था? खानवा का युद्ध लड़ा गया था, सही है, खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? बाबर एवं राणा सांगा के मध्य हुआ था, सही है, बाबर एवं राणा सांगा के मध्य हुआ था। और जिसमें विजय की बात करते हैं तो कौन विजय हुए थे? बाबर विजय हुए थे, सही है। 1528 में बाबर द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चंदेरी का युद्ध, सही है, चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध की बात करते हैं किसके मध्य हुआ था? बाबर एवं मेदिनी राय के मध्य हुआ था, बाबर एवं मेदिनी राय के मध्य हुआ था। और इसमें किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी, सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1529 में, तो 1529 में बाबर के द्वारा घाघरा का युद्ध लड़ा गया था और इसमें भी बाबर की विजय हुआ था। अफगान एवं बाबर द्वारा लड़ा जा रहा था, जिसमें बाबर की जीत होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बाबर की डेथ की, तो कब हो गया था? 1530 में हो गया था, सही है। हाँ, अगर हम बात करते हैं बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा था। और उमर शेख मिर्जा कहाँ का शासक हुआ करते थे? फरगना के शासक हुआ करते थे। फरगना किस कंट्री में है? उज्बेकिस्तान में है, याद रखना, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं लाइएगा, बार बार बोलते हैं। उज्बेकिस्तान में है फरगना। उज्बेकिस्तान की कैपिटल की बात करते हैं तो कहाँ है? ताशकंद। ताशकंद में किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गया था? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुआ था? 1966 में, जो कि ताशकंद समझौता के दौरान ही हो गया था। ऐसे कितने प्राइम मिनिस्टर हुए थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुआ था? 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए थे। कौन कौन थे? सही है, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे और इंदिरा गांधी हो जाएंगे। 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही डेथ हो गया था, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा, इंदिरा गांधी की अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी को भारत से कब सम्मानित किया गया था? 1971 में, सही है। इंदिरा गांधी के समय में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। कब किया गया था? 1469 में किया गया था, सही है, 1969 में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। हालांकि 14 ही बोल रहे थे, 1469 बोला, ठीक ना? हाँ, 1969 में किया गया था। वही बात करते हैं 6 बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण फिर कब किया गया? 1980 में, सही है। 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1975 में चलाया गया था। 15 सूत्री कार्यक्रम कब चला गया था? 2005 में चलाया गया था। 15 सूत्री कार्यक्रम की बात करते हैं तो 2005 में चलाया गया था। वही 14 सूत्री कार्यक्रम की बात करते हैं तो कब चलाया गया था? प्रथम वर्ल्ड वार के समय में चलाया गया था, 1914 के 15 के दौरान में चलाया गया था, याद रखना है। अगर हम बात करते हैं 15 और किनके द्वारा ये लाया गया था 14 सूत्री कार्यक्रम? वुडरो विल्सन के द्वारा। वुडरो विल्सन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, सही है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार बन सकता है? 2 बार ही बन सकता है। अगर भारत की बात करते हैं, भारत में कितनी बार? अनेकों बार बन सकता है, इसकी कोई चर्चा नहीं किया गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम की बात करते हैं तो 35 वर्ष होना चाहिए, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक ना। किसी भी पद के लिए मेरे ख्याल से अगर हम बात करते हैं जो कि चुनावी मुद्दा में हो, तो उसमें जो चर्चा नहीं किया गया है किसी पद को लेकर के अधिकतम सीमा, जैसे कि विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा, इस प्रकार के उम्र की सीमा नहीं किया गया है। न्यूनतम का सभी का चर्चा किया गया है। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य हम पूछ रहे हैं, 30 वर्ष हो जाएगा। वही राज्यपाल की बात करें तो कितना हो जाएगा? 35 वर्ष हो जाएगा, सही है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। कोई विधायक बनने के लिए कितनी उम्र सीमा होना चाहिए? 25 वर्ष ही होना चाहिए। गांव के मुखिया बनने के लिए कितना न्यूनतम? 21 वर्ष होनी चाहिए। वोट गिराने के लिए कितना न्यूनतम? सही, 18 वर्ष वोट गिराने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए। किस संविधान संशोधन के तहत जो ये कहा गया, जो अब 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष वोट के लिए किया गया? 61वां संविधान संशोधन, जो कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 89 में, 1989 में, आपको याद रखना है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। सिक्किम को स्वास्थ्य में कब लाया गया था भारत में? 74 में, याद रखना है। कौन सा संविधान संशोधन था? 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को स्वास्थ्य में लाया गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, सिक्किम एक राज्य कौन सा संविधान संशोधन के तहत बना था? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा बना था, सही है। 75 में राष्ट्रीय आपातकाल की भी घोषणा किया गया था। उस समय प्राइम मिनिस्टर की बात करते थे कौन थे? इंदिरा गांधी का ही सरकार था, सही है, 1975 में।
आंतरिक अशांति के दौरान बताएगा कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया? आंतरिक अशांति के एक बार भी नहीं, अगर हम एक बार ही किया गया है, एक बार इंदिरा गांधी ही लगाई है। हम पूछ रहे हैं वित्तीय आपातकाल की बात कितना? वित्तीय आपातकाल एक बार भी भारत में लागू नहीं किया गया है। वित्तीय आपातकाल किस कंडीशन में लागू किया जाता है? फाइनेंशियल कंडीशन में लगाया जाता है, जब देश की अर्थव्यवस्था या देश चलाना मजबूर हो जाए किसी अर्थव्यवस्था को लेकर के, उस समय वित्तीय आपातकाल की चर्चा किया जाता है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो कितनी अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 360 अनुच्छेद के अंतर्गत ये लगाया जाता है। अगर एक बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो गया है तो न्यूनतम कितनी माह तक वो जरूरी है? सही है, याद रखना है। और अधिकतम की बात करते हैं तो जब तक फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होगा तब तक वो नहीं हट सकता, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 356 के अंतर्गत है। सही है, 356 के अंतर्गत है। वही राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 352 के अंतर्गत है। 359 अनुच्छेद के तहत कौन से मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित कर दिया जाता है? अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया जाता है, आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 19 में बहुत सारी बातें को कहा गया है। एक तो प्रेस की स्वतंत्रता है, जो कि किस आर्टिकल में है? 19 का 1 में। खत्म 59 में ना है। मौलिक अधिकार ही तो बोल रहे हैं हम, ये बोल रहे हैं 59 के द्वारा मौलिक अधिकार जो 19 को जो है सो रद्द करने की बात करता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये बात हम कर रहे हैं। 20-21 को छोड़ करके, वो 20-21 में किस चीज का चर्चा किया गया है? 20 में क्या है? दोष सिद्ध का संरक्षण के बारे में कहता है। अगर किसी प्रकार की आप अपराधी कर देते हैं या किसी प्रकार को किसी ज्यादा आवेश में आकर के कुछ कर देते हैं तो आपको संविधान जो है दोष सिद्ध के लिए करार घोषित करता है। ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत दिया गया है। वही बात करते हैं आर्टिकल 21 क्या कहता है? निजता के अधिकार को वर्णन करता है या जीवन जीने के अधिकार का वर्णन करता है। ये 20 और 21 को छोड़ करके बाकी का जो भी मौलिक अधिकार होती है वो रद्द कर दिया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 19 की चर्चा कर रहे थे तो 19 का ए में किस चीज की चर्चा किया गया है? प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 19 का बी की बात करते हैं किस चीज की चर्चा किया गया है? सभा करने की चर्चा किया गया है बिना हथियार रखे हुए। ऐसा नहीं कि हथियार रख के आप सभा करिएगा, ये उल्लंघन है मौलिक अधिकार के। तो बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं सर्वसम्मति से जो है सो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 19 का सी की, अगर हम बात करते हैं संघ बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है। अगर अनुच्छेद 19 का डी अगर हम बात करते हैं तो भ्रमण करने का मतलब ये हो गया बिहार से आप उत्तर प्रदेश, पंजाब, कहीं भी आप भारत में भ्रमण कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19 का 4 कहता है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 19 का 5 की या ई की तो क्या है? वहां बसने की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी स्टेट में जाकर के आप बस सकते हैं। ये अनुच्छेद 19 का 5 कहता है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है? तो संपत्ति का अधिकार था, जो कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके एक कानूनी अधिकार के रूप में इसको रख दिया गया है। और कहाँ रख दिया गया है इसको? 300 का क में रख दिया गया है। सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 का 7 का, तो अनुच्छेद 7 में क्या है? जीविका चलाने या व्यापार करने की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया है। सही है। बताइएगा अनुच्छेद 19 जो है ये विदेशियों को मौलिक अधिकार प्राप्त है या नहीं है? नहीं है। कितने ऐसे मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है? तो 5 ऐसे मौलिक अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है? भारतीयों को ही प्राप्त है। कौन कौन सा है? सही है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, यानी 15, 16, 19, 29, 30 जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 15 की चर्चा कर रहे थे। अनुच्छेद 15 में क्या है? सही है। धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारे लोग होंगे, सब अपना अपना अलग अलग जात पात के होंगे, इस प्रकार से आप किसी प्रकार के भेदभाव नहीं फैला सकते हैं। ये आर्टिकल 15 के अंतर्गत कहा गया है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की, तो आर्टिकल 16 किसके? लोक नियोजन की व्यवस्था किया गया है। जैसे सरकारी गवर्नमेंट में आपको कोई प्रकार की वैकेंसी आती है, उसमें कुछ प्रोत्साहन देने की बात करता है। तो ये आर्टिकल जो है, सिर्फ लाइट जला दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए, लाइट जला दीजिए। तो ये, हाँ, लाइट जला दीजिए। तो ये जो है आर्टिकल आपको कितना कहता है? 16 कहता है। अगर हम बात कर रहे थे 19, तो 19 तो देख ही लिए। हाँ। इसके बाद बताएगा अनुच्छेद हम 29 की बात कर रहे थे। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हित के संरक्षण की बात करता है। और अनुच्छेद 30 में क्या है? शैक्षणिक संस्थान से संबंधित है। शैक्षणिक संस्थान आप जो है स्थापना कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है। किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान की आत्मा कहे हैं? भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। फैन बंद कर दीजिए तो लाइन कटा।
नहीं नहीं, आवाज ठीक है लेकिन लाइन कटा हुआ है, ये हम बोल रहे हैं, ठीक ना, इन्वर्टर डाउन, आवाज ठीक है। हाँ, इसके बाद बताएगा आर्टिकल 22 के अंतर्गत क्या है? कुछ दशा में गिरफ्तारी की चर्चा किया गया है। कुछ दशा में गिरफ्तारी, संरक्षण की अगर हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 20 में आप देख रहे 2 सिर्फ की संरक्षण के बारे में ये चीज कहा गया है। और अगर हम दो गिरफ्तारी की बात करते हैं आर्टिकल 22 में है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 23 में क्या चीज है? बलात् श्रम की, बलात् श्रम, सही है, हाँ, बलात् श्रम की चर्चा किया गया। और बाल श्रम की बात करें किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 24 में। बाल श्रम का क्या तात्पर्य है? सही है, छोटे बच्चों या मतलब 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चे को आप कहीं भी जबरदस्ती कारखाना में काम करवा नहीं सकते हैं। ये आर्टिकल कितना कहता है? 24 कहता है। सही है, एक अच्छा क्वेश्चन हम पूछने का प्रयास करते हैं। ये बात जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। 14 वर्ष के कम की आयु के बच्चों को कारखाना में नहीं काम करा सकते हैं। ये कौन सा कांग्रेस अधिवेशन में ये बात जो है हरिता कौर जेपी कृपलानी के द्वारा इस बात को जो है रखा गया था? ये आपका जो 1931 का कराची अधिवेशन चल रहा था, जो कि कहां में हो रहा था? कराची में ही हो रहा था। और इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल जी कर रहे थे। उसी में इस बात को जो है कहा गया था। हालांकि ये बहुत अंदर से क्वेश्चन है। हाँ, इसके बाद बताएगा तुगलक वंश के संस्थापक की बात करें तो कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। सही है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले नहरों का निर्माण तुगलक डायनेस्टी में जो है किसके द्वारा चलवाया गया था? सही है, गयासुद्दीन तुगलक। सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में आपसे पूछे तो फिरोज शाह तुगलक FST के द्वारा चालू किया गया था। ब्राह्मण पर जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? FST फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लगाया गया था। सही है, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। इसके बाद बताएगा दिल्ली सल्तनत में दीवान विजारत एक पद हुआ करता था जो किससे संबंधित था? वित्त विभाग से संबंधित था। वित्त विभाग से संबंधित था, इसको याद रखना। दीवान वकूफ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और दीवान वकूफ की बात करते हैं तो ये किस विभाग से संबंधित था? व्यय विभाग यानी खर्च विभाग से संबंधित था। दीवान वकूफ की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, इसको याद रखना। दीवान अर्ज कौन सा विभाग हुआ करता था? सैन्य विभाग हुआ करता था। और दिल्ली सल्तनत में ये सैन्य विभाग का सर्वोच्च पद भी होता था, ऊंचा जो है सो ये पद हुआ करता था। इसके बाद दीवान इंसा का क्या काम हुआ करता था? ये पत्राचार विभाग था, पत्र बांटने वाला काम करता था दीवान इंसा। इसके बाद बताएगा तैमूर लंका आक्रमण जो है किसके शासनकाल में हुआ था? नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था? 1398 में। 1398 में, याद रखना आपको, 1398 में किया गया था। इसके बाद बताइएगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किनके शिष्य थे? मोहिउद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। मोहिउद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। सही है। इसके बाद 1857 की क्रांति की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कहां से हुआ था? 56। सही है, पूर्ण रूप से तो मेरठ से ही हुआ था। लेकिन अगर हम इसकी आशंका जताने की बात करते हैं तो सबसे पहले बैरकपुर से ही देखने के लिए मिलता है, जो कि 1856 से ही ये थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है कंडीशन। और किस कंडीशन में ये क्रांति स्टार्ट होता है? सही है, एनफील्ड राइफल की जो है चर्चा में रहता है। और इसमें जो है गाय एवं सुगर की जो है चर्बी का प्रयोग करने के दरमियान जो है ये हो जाता है। अगर हम बात करते हैं भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति की लक्ष्य की, तो भारत के स्वतंत्रता की प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन से स्टार्ट हो जाता है? 1857 की क्रांति से ही स्टार्ट हो जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा, वहीं से स्टार्ट हुआ है। अगर हम बात करते हैं मुगल पद को, तो मुगल पद को जो है किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? 1858 के एक्ट के तहत मुगल पद को समाप्त कर दिया गया था। हाँ, 1858 के एक्ट के तहत ही किया गया था मुगल पद को समाप्त। इसके बाद बताएगा शिवाजी ने अपनी राजधानी को कहां बनाया था? रायगढ़ में बनाया था। और कब बनाया था? 1656 में अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाया था। और शिवाजी के जन्म कब हुआ था? 1627 में। याद रखना है, 1627 में इनका जन्म हुआ था। शिवाजी 2 बार सुलट को लूटे थे। कब कब लूटे थे? 1664 एवं 1670 में जो है लूटे थे। शिवाजी ने अपनी राज्याभिषेक कब करवाए थे? 1674 में कराए थे। शिवाजी की मृत्यु की बात करते हैं तो 1680 में इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद तारीख है यामिनी, जो कि मध्यकालीन पुस्तक है, मध्यकालीन भारत के दरमियान लिखा गया था। तारीख यामिनी के लेखक कौन हुए थे? उत्तबी हुए थे। उत्तबी हुए थे। सही है। चंदायन की बात करते हैं, चंदायन के लेखक कौन हुए थे? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद हुए थे। चंदायन के लेखक मुल्ला दाऊद हुए थे। आयन एक वरी की बात करते हैं, किनके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। सही है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद तुजू के जहांगीरी की बात करते हैं, किसके द्वारा लिखा गया था? जहांगीर खुद लिखे हैं। और मोतियाबिंद खां के द्वारा भी लिखा गया है इस पुस्तक को। इसको हाँ, मोतिबिंद खां वही है। इसके बाद बताएगा पारसानामा के लेखक कौन हुए थे? अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी जो है पारसानामा, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2446 के मेंस में पूछा गया था। पारसानामा के लेखक कौन हुए थे? एसआई जो हुआ था उसमें।
इसके बाद हाँ, इसके बाद बताइएगा ताज उल मासिर के लेखक कौन हुए थे? हसन निजामी। हसन निजामी हुए थे, सही है, हसन निजामी हो जाएंगे। प्रथम आंग्ल मैसूरुद्ध कब हुआ था? 46 से 48। प्रथम आंग्ल मैसूरुद्ध पूछ रहे हैं कितना? 67। 1767 से 69 तक हुआ था। 1800 में 1767 से 69 तक प्रथम आंग्ल मैसूरुद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूरुद्ध के दौरान जो है गवर्नर कौन हुआ करते थे? बंगाल के बलिराष्ट्र। बलिराष्ट्र का आप नाम सुने हुएगा, वही प्रथम आंग्ल मैसूरुद्ध के दौरान गवर्नर थे। प्रथम आंग्ल मैसूरुद्ध की बात करते हैं तो कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरे आंग्ल मैसूरुद्ध की बात करते हैं तो मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और दूसरे आंग्ल मैसूरुद्ध कब से कब तक हुआ था? सही है, 1780 से लेकर के 1784 तक ये युद्ध चला था। तीसरे आंग्ल मैसूरुद्ध की बात करते हैं तो कब से कब तक चला था? 1790 से लेकर के 1792 तक चला था। इसके तहत कौन सी संधि हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। चौथे आंग्ल मैसूरुद्ध की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1799 में हुआ था। और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। कौन से युद्ध के दरमियान जो है टीपू सुल्तान के पिता की मृत्यु हो जाती है, जिनका नाम पोर्टो नोवा युद्ध आप जानते हो। पोर्टो नोवा के युद्ध के दरमियान जो है उसके बाद ही उनकी मृत्यु होती है। जो कि अगर हम बात करते हैं टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? हैदर अली। हैदर अली। इसके बाद हम पोर्टो नोवा का युद्ध बताए थे, कब हुआ था? 1781। जो भी लोग बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, 1781 में। इसके बाद देगा बंगाल गजट कब पारित हुआ था? 1780 में हुआ था। 1780 में हुआ था, सही है। इसके बाद बताएगा सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं कौन से यूरोपियन भारत आए थे? पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में। कौन से व्यक्ति थे? वास्को डी गामा आए थे, सही है, वास्को डी गामा। हाँ, कौन स्वागत किए थे? जैमोरिन। जैमोरिन की बात करते हैं, कहाँ का व्यापारी था ये? केरल का था, कोच्चि केरल का ये व्यापारी था। उसी का जो है स्वागत करने के लिए एक मसाला ना होता ना आज ये जो है सो दिन देखने के लिए मिलता, सही है। मसाला के कारण ही इतना चीज चल गया ना, ब्रिटेन हो गया। एक मसाला खरीद के ले गया, उसको 60 गुना करीब में लाभ हुआ, तो इसी चक्कर में जो है पूरा अंग्रेज आकर के हथिया लिए। हालांकि अंग्रेज जब भारत में पूर्ण रूप से शुरू में जब आया था 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, तो ये कोई मंशा उसके अंदर ये नहीं रहता है कि हम जाकर के भारत पे अधिकार करें या किसी प्रकार के शासन प्रशासन को लेकर के आगे बढ़े। उनका एक ही मुख्य उद्देश्य हुआ करता था, व्यापार करना। लेकिन पहले गांव घर में आप सुने होइएगा, सबसे पहले बैठने दीजिए फिर तो सो ही जाएंगे, तो वही बात है। तो सबसे पहले जगह दिए, इसके बाद वो अपना राज्य जो है जमाना शुरुआत कर दिए। और जो किस प्रकार से किए तो आप लोग हम लोग पढ़ ही रहे हैं, देखे तो कोई भी नहीं है लेकिन पढ़ रहे हैं। इसके बाद बताएगा आत्मीय सभा की बात करते हैं तो आत्मीय सभा की स्थापना कब किया गया था? सही है, 1815 में किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था, जो कि कब किया गया था? 1828 में। हालांकि ब्रह्म समाज आगे चल के कई खंडों में विभक्त हुआ था। भारतीय ब्रह्म समाज बन गया था, आदि ब्रह्म समाज बन गया था। जिसमें अगर हम बात करते हैं भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हुए थे? केशव चंद्र सेन हुए थे, सही है, केशव चंद्र सेन हुए थे। वही अगर हम बात करते हैं भारतीय ब्रह्म समाज तो केशव चंद्र सेन हो गए। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक की बात करते हैं तो देवेंद्रनाथ टैगोर या देवेंद्रनाथ ठाकुर, दोनों एक ही मीनिंग है। हालांकि बंगाल में अगर हम बात करते हैं तो ठाकुर को टैगोर के नाम से जानते हैं। मध्य भारत या उत्तर भारत या पश्चिमोत्तर भारत में हम देखने के प्रयास करते हैं तो इनको ठाकुर के नाम से जानते हैं, तो दोनों एक ही चीज है। इसके बाद बताएगा शारदा एक्ट, बताइएगा ये एक्ट आया था किसके समय में आया था? इरविन के समय में आया था। और किससे संबंधित था? बाल विवाह से संबंधित था, सही है। इसमें बाल विवाह में बताइए लड़का के लिए आयु कितना रखा गया था? लड़का के लिए 18 वर्ष था, लड़का के लिए 18 था और लड़की के लिए 14 वर्ष रखा गया था, सही है, शारदा एक्ट के दरमियान। इसके बाद बताएगा ये जब कंसेंट एक्ट आया था, ये किसके समय में आया था? लैंसडाउन के समय में आया था। और कब आया था? 1891 में आया था। दूसरा कारखाना अधिनियम की बात करते हैं तो कब आया था? 1891 में ही आया था। पहला कारखाना अधिनियम की बात करते हैं तो कब आया था? 1881 में आया था। स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। और रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1880 से लेकर के 1884 तक। मेरा पूछने का मतलब यही हो गया, जो प्रथम कारखाना अधिनियम आया था वो रिपन के समय में ही आया था, क्योंकि रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1880 से लेकर के 1884 तक इनका कार्यकाल रहा था, सही है। श्वेत विद्रोह की बात करते हैं तो किसके समय में हुआ था? श्वेत विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, इल्बर्ट बिल जानते हैं? इल्बर्ट बिल जो आया था रिपन के शासन काल में आया था। इसे श्वेत विद्रोह के भी नाम से जानते हैं, श्वेत पत्र के भी नाम से जानते हैं इसको। इसके बाद बताएगा
विधवा विवाह समाज की बात करते हैं तो विधवा विवाह समाज के संस्थापक कौन हुए थे? विष्णु शास्त्री पंडित। याद रखना है आपको, विष्णु शास्त्री पंडित हुए थे विधवा विवाह समाज। विष्णु शास्त्री पंडित, सही है। इसके बाद बताइएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात करते हैं, कौन किसके द्वारा लाया गया था ये? उस समय में लॉर्ड कैनिंग के समय। ये बात ध्यान रखिएगा, हालांकि स्टार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले इसको स्टार्ट डलहौजी के समय में ही किया गया था, लेकिन अधिनियम जो पारित किया गया था वो कैनिंग के समय में ही किया गया था, सही ना? हाँ, कैनिंग के समय, क्योंकि ये 1856 में ही आया था। हाँ, इसके बाद 56 से लेकर के फिर 62 तक अगर बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल रहा था। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा से पढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले किसके शासनकाल के दरमियान लाया गया था? तो डलहौजी के शासनकाल में आया था, लेकिन वो पारित आगे चलकर कैनिंग के द्वारा किया गया था, जो कि कैनिंग का कार्यकाल की बात करते हैं तो 1856 से लेकर के 1862 तक उनका कार्यकाल रहा है। वही डलहौजी की बात करते हैं, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1848 से लेकर के 1856 तक कार्यकाल उनका रहा था, सही है। इसके बाद बताइएगा तार व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। बाद में ट्रेन क्या छोड़ दें, बहुत अच्छी बात है, आप लोग छोड़ दें, हमको थोड़े बोलने में हमको मन लगता है बोलने में ना। चलिए ठीक है।